जो था वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसमें हमने देखा है कि कैसे जो कंपनी का रूल था उससे लेकर के क्राउन के रूल से लेकर के फिर आगे इंडिपेंडेंस तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था वो किस तरह से तैयार हुआ था। आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से फ्रेम किया गया और उनमें कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए गए और कैसे काम हुआ, इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात आती है जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसमें संविधान सभा का हम जिक्र ज़रूर करते हैं, जिसका निर्माण जो था वो हम जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी की सिफारिशों पर किया गया। सबसे पहले दरअसल में जब हम बात करें तो भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार था वो सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने रखा था, जो कि एक वामपंथी आंदोलन के नेता भी थे। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी, संविधान सभा की। फिर इस तरह से 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण की। तो इस तरह का ये प्रोसेस चला। नेहरू की ये मांग दरअसल जो थी वो ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया इसको। इसे फिर सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाने लगा। फिर हुआ क्या कि सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के रूप में के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। पर आप इस चीज़ को समझिए कि लगभग इस दौरान जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था तो ये वह जो ब्रिटिशर थे, ये उनकी एक डिप्लोमेसी थी ये शो करने की कि हम भारत को जो है वो आज़ाद करेंगे और उनको जो है वो अपने हिसाब से रूल करने की आज़ादी देंगे। पर दरअसल में वो भारत की हेल्प चाहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसलिए जो थी वो समय की नज़ाकत को देखते हुए जो था वो जो क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जैसे कि मैंने बताया कैबिनेट मिशन को भेजा गया और इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। अब इसमें यही चीज़ें आपको बुलेट पॉइंट में मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है कि स्वराज पार्टी ने जो था वो डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम एन रॉय इन 1934, फिर ऑफिशियली डिमांडेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935, एक्सेप्टेड इन अगस्त, ऑफर्ड 1940। पर इस 1940 ऑफर को जो था वो मुस्लिम लीग ने जो था वो, जैसे कि मैंने बताया, रिजेक्ट किया फिर आगे चल करके। तो इस तरह से ये प्रोसेस चला। फिर जैसे ये हमारा आ गया फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए जो भी प्रस्ताव थे उसके तहत जो था वो नवंबर 1946 में संविधान सभा का जो था वो हमें गठन देखने को मिलता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जो संविधान सभा थी हमारी, उसके बनने का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी वो 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत और 93 सीटें जो थी वो देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई जो 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन जो था वो 11 गवर्नर के यानी प्रोविंशियल ब्रिटिश प्रोविंशियल से होना था। यहाँ 11 सदस्यों का चयन और 4 का जो था होना वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होना था। तो इस तरह से जो था वो हमें चीज़ें देखने को मिलती है। क्या बताया मैंने इसमें? देखिए, पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि इसमें जो था वो 389 मेंबर होने थे। सॉरी, इसमें जो थे वो 389 मेंबर थे। 389 मेंबर का प्रावधान था। उनमें से जो थे वो कितने 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत के लिए थी और उसमें से कितनी 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों के लिए थी। तो इस तरह का ये हमें क्लासिफिकेशन इसमें देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद जो चली चीज़ें उसमें हर प्रांत व देसी रियासतों को अथवा छोटे राज्यों के मामलों में
उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको सीटें दी गई। मोटे तौर पर कहा जाए तो मतलब कि 10 लाख लोगों पर एक सीट दी गई। अब ये सब चीज़ें जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए इन सब चीज़ों का। उसके बाद क्या हुआ कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया। वह 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग। मुस्लिम और सिख को छोड़कर सभी जो थे वो सामान्य वर्ग में आते थे। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी थी। ये हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में ये आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी 3 कैटेगरियाँ थी, तो आपको पता होना चाहिए एक मुस्लिम थी, एक सिख थी और एक जनरल थी। अगर हो सकता है कल को इसमें जो बौद्ध हो या जैनियों को भी इसमें शामिल किया जाए, पारसियों को भी जोड़ा जाए, तो वो सब जो थे वो सामान्य वर्ग में थे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव जो था वो प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से ये मतदान किया जाना था। दरअसल में इसको सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम बोलते हैं। तो उसके तहत जो था वो ये सब प्रोसेस चलना था। अगर हम अब बात करें इसके आगे, जैसे कि बोला जाता है कि संविधान सभा जो थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई या और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। इसमें जो था, इसके अलावा जो था वो सदस्यों का जो चयन था वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय जो एग्जीक्यूटिव थी के सदस्यों द्वारा किया जाता था। इसमें मतलब कि सीधी सीधी बात करें तो इसमें जो था वो लिमिटेड हमें मताधिकार देखने को मिलता है। तो मतलब कि इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो पूरी तरह से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे बनी थी, मतलब उसके तहत उसका चयन हुआ था। इसके बाद जो हुआ, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत के लिए जो 296 सीटें थी, इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिली और मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह और स्वतंत्र दलों को जो था वो लगभग 15 सीटें मिली। तो इस तरह से ये चीज़ें चली, पर 93 सीटें भर नहीं पाई। हालांकि देशी रियासतों को जो सीटें मिलती वो भरी नहीं। उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय किया। ऐसा इसलिए किया उन्होंने, यद्यपि संविधान सभा का जो चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर फिर भी इसमें जो था वो हमें जनरली जो था वो क्या देखने को मिलता है, लगभग सबका प्रतिनिधित्व जो है वो देखने को मिल जाता है। इस तरह से जो था इसका जो फर्स्ट सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो होता है आपका 9 दिसंबर 1946 को, पर इसको मुस्लिम लीग जो था वो बाइकआउट कर देता है। इसको मुस्लिम लीग के द्वारा बाइकआउट कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद एक और फैक्ट है यहाँ पे जो आपको याद रखने योग्य है, जैसे कि जो वरिष्ठ सदस्य थे उस समय हमारे डॉक्टर जो वरिष्ठ सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। ये दरअसल में ये जो प्रोविज़न था ये हमने फ्रांस से लिया था। फ्रांस में भी इसी तरह का प्रोसेस फॉलो किया जाता था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें, जब आपसे पूछा जा सकता था कि जो हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये जो सिमिलैरिटी थी ये किस कंट्री से मैच करती है। तो ये आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। इस तरह से इसके बाद जो था वो बाद में, जैसे हम जानते हैं कि फिर आगे चल करके जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो बने हमारे डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी। पर उसके बाद 2 जो थे वो डिप्यूटी प्रेसिडेंट भी बने, ये भी आपको, या वाइस प्रेसिडेंट भी बने, जिनका नाम था डॉक्टर HC मुखर्जी और BT कृष्णामचारी। तो ये जनरली हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता है, और ये आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मुखर्जी एंड BT कृष्णामचारी। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। इसके बाद जो हमें दूसरी चीज़ देखने को मिलती है वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें भी 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को। तो ये भी कंफ्यूजिंग होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कब पास हुआ या कब अडॉप्ट किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो अपनाया गया था वो 22 जन 1947 को अपनाया गया था, पर इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था संविधान सभा में वो 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस तरह के सवाल की संभावना बनी रहती है, ये पूछा जा सकता है। लेटर जो है हमें देखने को मिलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वो काफ़ी ज़्यादा मैच करती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। इसके बाद जो था वो आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी तो इसमें एक और चीज़ हमें देखने को मिली कि कमेटियाँ बनी कुछ, और उनके हेड बने
तो उनमें से जो एक जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो वो मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है कि उसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो उसमें जैसे मैं यहाँ पे मोटे मोटे बता देता हूँ आपको कि पहला तो इसमें बोला गया था कि एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होना चाहिए और भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा होनी चाहिए। दूसरा इसमें प्रोविजन था कि भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वह अन्य के क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होने चाहिए। फिर इसमें जो तीसरा प्रावधान था वो था कि सीमाओं का निर्धारण जो था वो संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये ध्यान दीजिए, संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसके लिए जो थी वो जो भी रेगुलेशन जो भी रूल रेगुलेशन है वो सब इसके द्वारा ही बनाए जाएंगे। इसमें जो अगला प्रावधान था वो ये था कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, ये सब चीज़ें जो थी वो बाद में आपको इनकॉर्पोरेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुई। तो इस तरह से इसमें जो थे वो कुछ हमें मोटे मोटे प्रावधान देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके बाद जो चीज़ें घटती है वो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि कमेटीज़ के ऊपर। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी। जो इसके अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और इसमें जो थे वो और भी मेंबर थे जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। ये मैं उनकी बात करूं इससे पहले मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूं। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत जो था, भारत ने राष्ट्रमंडल के सदस्य या कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना या उसकी पुष्टि कब हुई, तो ये 1949 को हुई थी। राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। फिर राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती है तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। जैसे कि इसमें मैंने आपको बता दिया पहले कि कमेटियां बनी, तो उन कमेटियों में जो थी वो एक महत्वपूर्ण कमेटी थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे हमारे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो उस कमेटी में जो थे वो और भी मेंबर थे जिनका थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो अन्य मेंबर थे वो थे गोपाल स्वामी अयंगर और आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और साथ में के.एम. मुंशी भी थे। इसमें एक और मुस्लिम सदस्य थे जैसे जिनका नाम था मोहम्मद सादुल्ला। एन माधव राव जो थे वो भी इसके मेंबर थे पर उसको रिप्लेस कर दिया था बी.एल. मित्र ने, क्योंकि उनका जो था वो हेल्थ इशू थे, इसलिए जो था उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। टी.टी. कृष्णामचारी जो थे वो 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद सदस्य बने। तो इस तरह से जो था ये इसके मेंबर थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो इसके हेड जो थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। यूनियन पावर्स कमेटी की बात करें तो ये भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें ये सरदार पटेल जी थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ ये सरदार पटेल साहब थे। तो इस तरह से कुछ कमेटियाँ जिनके हेड का भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से मेंबर थे ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान थे वो 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था उससे भी मैच करते हैं। इसके बाद जो एक चीज़ आती है वो है कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। अब उस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका गठन क्यों हुआ था। दरअसल में कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदा जो ड्राफ्ट था उसको तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया था, जिसके मेंबर थे नेहरू जी, आसिफ अली, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी, के.टी. सेठ, डी.आर. गॉडगिल और हुमायूं कबीर और के संथानम, ये इसके मेंबर थे। ये आपको वैसे रटे हुए होने चाहिए, कई बार आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन से मेंबर थे या कौन से नहीं थे। इसके बाद हम बात करते हैं एडॉप्टेड फीचर की, कौन सा कहाँ से प्रावधान लिया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, कैबिनेट सिस्टम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन हमें ऑफिस ऑफ स्पीकर देखने को मिलता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। ये सब प्रावधान जो थे वो हमने लिए हैं ब्रिटेन से या यूके से, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्या क्या मैंने आपको 9-10 चीज़ें बता दी है इसमें, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, कैबिनेट सिस्टम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑफिस ऑफ स्पीकर्स एंड फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। इसके बाद जो हमें अगली चीज़ देखने को मिलती है वो प्रोरोगेटिव पावर्स ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, भी ये हमने यहीं से लिया है। उसके बाद बात करते हैं हम अमेरिका के संविधान की। अमेरिका के संविधान से भी हमने कुछ प्रोविज़न लिए हैं, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फेडरल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट विद जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रियम्बल हो गया,
सेपरेशन ऑफ पावर जो था ये भी हमने प्रोविज़न जो था वो अमेरिका से लिया है। आयरलैंड से हमने क्या प्रोविज़न लिए हैं, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, देन प्रेसिडेंशियल पावर्स इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, मतलब कि जो 350 आर्टिकल 356 के अंडर जो हम जिसको किसी पर्टिकुलर राज्य में या किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, उसके जो प्रावधान है वो इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक जो था वो भी हमने यहीं से लिया है। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी हमने यहीं से लिया है। इसके बाद रेजिडुअली पावर्स सेंटर इंस्पायर्ड पार्शियली जो था वो भी यहीं से लिया है। तो ये सब प्रावधान जो है वो इसमें हमने मेंशन कर रखे हैं नोट्स में भी। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम से आप इसको ले सकते हैं। कनाडा की बात करें तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि संघ होगा, वो स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होगी। रेजिडुअरी पावर मतलब कि जो ना शक्तियाँ संघ के पास जो शक्तियाँ ना स्टेट के पास है ना समवर्ती सूची में है, वो जो है वो शक्तियाँ जो है पार्लियामेंट के पास होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द, इससे पहले जो थी ये शक्तियाँ होती थी वो गवर्नर के पास होती थी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये प्रोविजन हमने कनाडा से लिया है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली डील्स विद द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है वो किसी मैटर पे फंस जाता है या किसी मैटर पे उसको एडवाइस चाहिए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की या सुप्रीम कोर्ट की, तो वो आर्टिकल 143 के तहत जो है वो एडवाइस प्रोवाइड करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट हमारे प्रेसिडेंट साहब जी को। पर इसमें भी आपको ध्यान देना है कि ये एडवाइस जो होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, उसकी मर्जी है, मान ले तो मान ले, नहीं मानी तो उस पर ऐसा नहीं होगा कि क्या बोलते हैं उसको उसके ऊपर जो है वो एक वर्ड जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन का या जुडिशरी का वायलेशन नहीं है। तो इसलिए जो है वो इसलिए ये जो जुरिस्डिक्शन है ये सिर्फ एडवाइजरी है, ना कि बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर उनकी सजेशन को या उनके जो भी एडवाइस होगी उसको मानने के लिए। तो इस तरह से जो है हमने जो प्रोविज़न थे वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात करें तो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है ये भी प्रोविज़न हमने अपने कनाडा से लिया है। कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, देखिए ये आर्टिकल 301 के अंदर ये प्रोविज़न है। तो और जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए ये प्रोविज़न जो भी है ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। प्रोसीजर फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डेडलॉक, मान लीजिए दो हाउस के बीच में किसी तरह की टसल हो जाती है, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होता है, तो उनको उस मैटर को कैसे सेटल किया जाएगा, ये डिसीजन जो है ये प्रोसेस जो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल की जो भाषा है ना वो कहीं ना कहीं रिजेंबलेंस है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की जो उनकी प्रस्तावना है उसकी, जो हमारी भाषा है ना प्रियम्बल की, वो मैच करती है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके साथ। इमरजेंसी के पावर्स जो हैं वो बाइमर जर्मनी से लिए हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन हैं वर्ड के जहाँ से हमने और भी प्रोविज़न लिए हैं, जैसे कि ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, ये सब प्रोविज़न जो लिए हमने वो लिए हैं फ्रांस से। तो जो फ्रांस की 1789 का जो रेवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में हम सभी जानते हैं, तो वहाँ से वो वर्ड जो थे वो इंस्पायर्ड हैं। इसके बाद जो हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की, जैसे मैंने बात की कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट था वो पब्लिश हुआ आपका फेब 1948 में, और पब्लिक कमेंट के लिए इसको इनवाइट किया गया लगभग 8 महीने तक। फिर इसके ऊपर जो पब्लिक ओपिनियन था उसको मतलब टाइम दिया गया इतना। फिर एडॉप्शन और इन्फोर्समेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये भी कई बार इसमें कन्फ्यूजन रहती है एडॉप्शन और इम्प्लीमेंट होने में। तो जो अडॉप्ट हुआ था वो पार्शली जो था, मतलब जो अडॉप्ट हुआ था पार्शली इम्प्लीमेंट जो हुआ था वो भी इसी टाइम पे हुआ था। पर अगर हम उसके होल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। यस, तो इस तरह से आप इसको याद रखते हैं। दिस डे इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डे। ये भी ध्यान रखना है कि ये कब से मनाया जा रहा है। ये 2015 से शुरू किया है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाना 26 नवंबर को। इसके बाद जो इन्फोर्समेंट की, जैसे मैंने बात की इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट की, वो मैंने आपको बता दिया कि 26 जनवरी 1950 को
जो था वो पूर्ण रूप से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। किसके ऑनर में? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को एक लाहौर में, तो उसकी याद में जो था वो इसको फिर तब इम्प्लीमेंट किया गया। और देखिए अब चीज़ों को आपको थोड़ा सा इंटरलिंक करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि एकदम से आपकी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक हो जाएगी तो ऐसा मुश्किल होगा। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड का आइडिया होना ही चाहिए। इंडिया बिकेम अ सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखिए ये पूछा जाता है कई बार कि जो जब कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आज तो हम बोलते हैं कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पर इससे पहले जो था, जब 1950 की बात करें तो भारत जो था वो एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, बस इतना था। समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष जो था, ये शब्द जो थे वो उस टाइम संविधान में नहीं थे। ये जो थे वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके तहत जो थे वो ऐड किए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये ऑब्वियसली सबको पता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिपील्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1947 था, उनको रिप्लेस कर दिया गया। वो जो थे वो फिर उसके बाद मतलब उनकी ऑब्वियसली कोई भी ज़रूरत तो नहीं रही। अगर इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। टोटल सेशन जो हुए थे वो 11 हुए थे। टोटल डेज ऑफ डिबेट लगे वो लगभग 165 थे। नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग ये लगभग 2000 से ऊपर था। आर्टिकल की बात करें तो 395 थे ओरिजिनली। शेड्यूल की बात करें तो 8 थे। पार्ट्स की बात करें तो 22 थे। फाइनल कॉपी हैंड रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी साइंड बाय मेंबर्स। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेड विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, पहली चीज़ ये। और जैसा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दिया गया। प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज, तो इसके साथ फिर जो चौथा इसमें प्रोविजन आया वो आया था इंडिविजुअल राइट्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके साथ हमने एम्ड टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है जो कि अगर आप चाहें तो एडिशन कर सकते हैं, पर वो चीज़ें फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा इस हिसाब से, इसलिए आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अगर अदर चीज़ों की बात करें, हम तो संविधान सभा द्वारा जो हाथी था, हाथी को जो मोहर के रूप में अपनाया गया, चिन्ह के प्रतीक के रूप में, जैसे स्टंप के रूप में एक तरह से आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद अगर हम संविधान सभा की आलोचना की बात करें तो देखिए जब ऐसी चीज़ें होती है वो होती है मेंस पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड होती है। आपको थोड़ा सा उसमें चीज़ें देखनी होती है। जब आपको इन सब चीज़ों का आइडिया रहता है तो आप उन सब चीज़ों को भी एड्रेस कर सकते हैं साथ में। तो इस तरह की हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखिए क्या विशेषताएं हैं। ऑब्वियसली अब इतना बड़ा संविधान है तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होगा ही जो कि दूसरों से अलग होगा। पहला प्रोविज़न तो यही है कि सबसे बड़ा संविधान है लिखित में। इसमें लगभग 1.45 लाख वर्ड है, लगभग 1.5 लाख शब्द है इसमें। इसके बाद इसमें ओरिजिनली जो थे वो जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया 395, 22, 8 ये सब शेड्यूल आर्टिकल पार्ट्स एंड शेड्यूल की बात है। उसके बाद इसमें आज के टाइम में लगभग 470 आर्टिकल है, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल है इसमें, यह स्केड्यूल है जो भी आप बोलना चाहें। रीजन की बात करें इसके, इतना बास्ट और इतना डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है हमारा, इसके पीछे रीजन है जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी से परिपूर्ण है। इतनी डाइवर्सफुल कंट्री है कि आप हर लगभग 1 किलोमीटर के बाद मतलब भाषा और पानी में फेर देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है वो आती है। डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस की ज़रूरत थी। देखिए अब जो रिक्वायरमेंट राजस्थान है वो रिक्वायरमेंट जो है वो असम में नहीं हो सकती है। इसी तरह की जो जम्मू की रिक्वायरमेंट है वो केरला की नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो था वो जैसी जियोग्राफी थी उस हिसाब से जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन की सेटअप भी होना ज़रूरी था। इसलिए जो था एक ऐसे संविधान की ज़रूरत थी जो डिटेल्ड हो और कंडीशन के हिसाब से वो एडजस्टमेंट हो सके। इंक्लूजन ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट प्रोविजन, ये तो ठीक ही है। प्रेजेंस ऑफ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, एमरजेंसी प्रोविजंस एक्सेट्रा। इसके बाद जो अगला हमें देखने को मिलता है वह है ड्रोन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बोला जाता है कि हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया जाता है, या बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है कि और कुछ नहीं है, ये 2 चीज़ें वहाँ से उठाइए, 2 वहाँ से उठाइए, 2 वहाँ से उठाइए और बना दिया संविधान। इस तरह से इसके क्रिटिक जो है इस तरह से इसकी आलोचना भी करते हैं। पर दरअसल में इसमें देखिए चीज़ें हैं, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अच्छी चीज़ है, कोई अच्छी प्रोविज़न है तो उसमें लेने में कोई बुराई नहीं है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिस्क्राइब किया कि लॉयर पैराडाइज एंड ब्लेंड ऑफ द बेस्ट सोर्स इंक्लूड्स, इसमें जो थे वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे इसमें जो भी प्रोविज़न लिए गए हैं वो तो इसमें ऑब्वियसली है ही है, साथ में इसमें जो और चीज़ें हैं जैसे जो भी डिसीजन इसमें आर्टिकल 368 है, प्रोवाइड्स फॉर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। तो इसमें जो 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट है वो है एक बाय सिंपल मेजोरिटी, जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाता है, ठीक है जो है। फिर उसके बाद सिंपल मेजोरिटी, देन बाय स्पेशल मेजोरिटी, फिर बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द 1/2, मतलब हाफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है। ये लगभग 5 से 7 मैटर है जिनमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उनमें जैसे हो गया, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो जाए, या 7th शेड्यूल में जो भी प्रोविजन है उसको अपडेट करना हो, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें भी प्रेसिडेंट की जो स्टेट्स हैं उनकी रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा फेडरल सिस्टम्स विद यूनिटरी फीचर्स, यानी क्वासी फेडरल जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसे डिफाइंड किया है केसी बियर ने, बोलते हैं कि क्वासी फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये उन्होंने कहा है। इसमें देखिए इसलिए इसको क्वासी फेडरल बोला जाता है कि इसमें जो था वो ज़्यादा इसमें पावर्स जो है ऐसा लगता है कि सेंटर को दी गई हैं। इस वजह से जो है अगर जैसे कहीं स्टेट में इमरजेंसी लग जाती है तो उस टाइम पे जो है सेंटर के पास वो कंट्रोल चला जाता है। उसके बाद है इसमें सिंगल से कॉन्स्टिट्यूशन है, रेजिड्यूरी पावर्स विद सेंटर, इमरजेंसी प्रोविजन है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, डुअल एग्जीक्यूटिव है, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकसभा, तो इस तरह के सेकुलर स्टेट्स। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें ऐड है, जिसकी वजह से इसको एक यूनिटरी स्टेट्स भी बोला जाता है। नो स्टेट रिलीजन, जैसा कि पाकिस्तान का और ईरान का या बांग्लादेश के जो भी धर्म है, जैसे इस्लाम वगैरह, इस तरह का हमारा कोई भी धर्म नहीं है। यानी कि आर्टिकल 25 to 28 जो है वो हमें रिलीजन की फ्रीडम देता है। इसके बाद सेक्युलर एक्सप्लिसिटली एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये प्रीएम्बल के वर्ड है हमारे। इसके बाद आप देखेंगे कि जुडिशरी को हमारी स्वतंत्र बनाया गया है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि नो हेरिडेटरी रूलर, यानी कि जो ऐसा नहीं है कि राजा का बच्चा राजा, राजा का बच्चा उसका बच्चा राजा, आगे इस तरह का प्रोसेस नहीं चलता है। इसमें जो हेड होता है स्टेट का वो इलेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं वो रिपब्लिक। फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे तीसरे पार्ट में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसमें 6 कैटेगरियाँ हैं और 6 कैटेगरियों में सारी जो है जस्टिफाइबल है। और इसके बाद जो है वो इंस्पायर्ड बाय यूएस बिल ऑफ राइट्स से हैं। ये प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ। इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट है, इसमें सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है इसमें। जैसे कि अगर मान लीजिए हम अगर किसी तरह का हमारे जो राष्ट्र है उसको ख़तरा महसूस होता है, या ऐसा लगता है कि किसी हमें इंटरनेशनल कोई ट्रिटी है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इस सिचुएशन में भी जब हम आगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें जो भी माइन्यूट बारीक चीज़ें उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। फिर इसके बाद जैसे डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी पार्ट 4 में है, 36 से 51 में है। ये नॉन जस्टिसिएबल है। मोरल एंड पॉलिटिकल गाइडलाइंस टू द स्टेट्स हैं ये एक तरह से। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। इनका एम क्या है, क्रिएटिंग वेलफेयर स्टेट्स, मतलब एक तरह के ये क्या है, गाइडलाइंस है किसी भी गवर्नमेंट को जब वो पावर में आता है कोई भी दल, तो उसके लिए गाइडलाइंस है कि आपने इन जो गाइडलाइंस है इनके अडेयर होकर के ही आपको अपना रूल करना है और वेलफेयर की कोशिश करनी है, एक तरह से इस तरह से, मतलब एक तरह की गाइडलाइन है जैसे कि गवर्नर के लिए होती थी पहले 1935 के जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 था उसमें भी इस तरह के प्रोविज़न थे। उसके बाद जो देखिए अगली चीज़ होती है इसमें, जैसे कि एग्जांपल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री लीगल एड, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब देखिए इसको भी आगे बहुत इसकी वाइड कैटेगराइजेशन है, पर इसमें आप इसको मोटा मोटा समझिए, जब इसकी बारी आएगी तो हम इसको भी डिटेल में समझेंगे। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके ऊपर भी अलग से एक चैप्टर इसमें इंक्लूड होगा, तो उसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। इसको जो था वो जैसा कि पहले थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ें समझ लीजिए कि ये जो ऐड हुआ था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ था, इंस्पायर्ड है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि रशिया से, एक तरह से आप समझ लीजिए। यूएसएसआर अगर बहुत बड़ा लग रहा है तो आप रशिया भी समझ सकते हैं कि रशिया से ये लिए गए हैं। ओरिजिनली जो थी वो 10 ड्यूटियाँ थी और 11वीं कौन सी ऐड हुई है, एजुकेशन टू 6 to 14th ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन देना कंपलसरी किया गया। इसके बाद जो था आगे जो हमारे पास है यूनिवर्सल मताधिकार जो है वो आर्टिकल 326 कहता है कि वोटिंग राइट टू ऑल अबव 18 ईयर्स जो है
वो दिया जाना चाहिए, लोअर्ड फ्रॉम 21। देखिए 1999 यानी कि 1989 से पहले क्या होता था कि आपकी एज 21 साल होनी चाहिए वोट करने के लिए, पर 1981 में जो एक अमेंडमेंट हुआ था हमारा 61 अमेंडमेंट, उसके द्वारा जो थी वो एज को कम करके जो था वो 18 साल कर दिया गया था। तो ये आपको थोड़े से डिटेल पता होनी चाहिए। उसके बाद ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल इक्वलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। तो इस तरह से ये इसकी विशेषता है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऑब्वियसली हमारी जो एपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद एक हायरार्की फॉलो होती है, फिर हमारे हाई कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स की गाइडलाइन को हाई कोर्ट फॉलो करते हैं, हाई कोर्ट्स की गाइडलाइंस को जो फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉलो करते हैं। तो एक तरह से हायरार्की हमें देखने को मिलती है। तो इसके अलावा जो थी वो जो जुडिशरी है उसको जो और सिक्योर और इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए जो थी वो और भी इसमें प्रावधान जोड़े गए हैं। अभी मैं उनको इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें देखिए जैसे हायरार्की की बात की मैंने वो आपको समझा दिया। आर्टिकल 32 एंड 226 जो थी वो रिट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। जो रिट है जैसे कि हमारी 5 रिटें हैं, उसमें जैसे एक हो गया हमारा जो प्रोहिबिशन हो गया, मेंडामस हो गया, क्वियो वारंट हो गया, सरशरी हो गया। तो इस तरह की जो रिट है हमारी, तो वो सब जो है वो इन 2 आर्टिकलों में आती है। 226 आर्टिकल डील करता है हाई कोर्ट से और 32 जो है सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद जो अगले हमारी इसकी विशेषता है वो इमरजेंसी प्रोविजन, जो आर्टिकल 352 से 336 के बीच में है। देखिए 3 तरह की इमरजेंसी लगती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, और थर्ड होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे अभी तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है आज तक। इसमें क्या होता है कि सेंटर जो है वो पावरफुल बन जाता है। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे देश में, जैसे कि यूएसए की तरह की नहीं है कि स्टेट की अलग सिटीजन हो गया और राष्ट्र का अलग हो गया। एंश्योर्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अक्रॉस द इंडियन टेरिटरी। तो इसको लाने का मतलब ये था। बाईकैमरल लेजिस्लेचर है हमारे। बाईकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब हो गया लोकसभा प्लस राज्यसभा। इसके बाद जो था हमारा स्टेट्स हैं, ओनली सम स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, कर्नाटका है बाईकैमरलिज्म। ये तो मतलब कम दिखाए हैं, लगभग 6 स्टेट हैं हमारे पास जिनमें ये प्रावधान है। इसके बाद हमारी जो अगला पॉइंट है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस जो है वो ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं, जो कि पूरे देश को जो है वो एक एकता के सूत्र में बांधते हैं। इसको सेंटर अपॉइंट करके भेजता है। यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो इनको रिक्रूट करने के बाद जो है वो सेंटर जो है इनको अलग अलग स्टेट्स में रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है वो इनको भेजे जाते हैं, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। तो इस तरह के ये प्रोविज़न जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाते हैं। अब आप जो है वो इस पीडीएफ को अगर पढ़ना चाहें तो ये आप टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल जो है वो फिर हम अगला। थैंक यू।